नमस्कार व्यूअर्स, मैं अजीत कुमार शर्मा आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल स्मार्ट ज्ञान में। तो दोस्तों, बिहार पुलिस मद्य निषेध प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंतर्गत आज का हमारा ये तीसरा वीडियो है। हमने बिहार पुलिस मद्य निषेध परीक्षा 14/5/2023 के प्रश्नों को देख लिया था, फिर 16/10/2022 के प्रश्नों को भी देख लिया है और आज हम लोग 16/12/2020 के प्रथम पाली के प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिए। प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत के गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए में है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर बी में है राजस्थान, ऑप्शन सी में है गुजरात और ऑप्शन डी में है उत्तर प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों, गुज्जर जनजातियाँ ये दूध के व्यवसाय से संबंधित है और बकरवाल जो है ये मवेशियों से संबंधित है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है। तो ऑप्शन ए में है कटिहार, ऑप्शन बी में है पूर्णिया, ऑप्शन सी में है किशनगंज और ऑप्शन डी में है भागलपुर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी किशनगंज। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य है। ऑप्शन ए में है वनावरण का निरीक्षण, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण और ऑप्शन सी में है सिंचाई का निरीक्षण और ऑप्शन डी में है ग्रीन हाउस गैस का निरीक्षण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्गों पर वृक्षारोपण का निरीक्षण। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि चटगांव सशस्त्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी। ऑप्शन ए में है मोहम्मद अली, ऑप्शन बी में है जतिन दास, ऑप्शन सी में है भगत सिंह और ऑप्शन डी में है सूर्यसेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सूर्यसेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की। ऑप्शन ए में है बर्दवान, ऑप्शन बी में है मिदानपुर, ऑप्शन सी में है मुंगेर और ऑप्शन डी में है लखनौती। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंगेर। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। तो दोस्तों, ये उस समय का करंट अफेयर्स का प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मनोज सिन्हा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में लिंगानुपात सबसे कम था। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं थोड़ा ऑप्शन को सही से दिखा दूं। ऑप्शन ए में है दादर और नागर हवेली, ऑप्शन बी में है हरियाणा और ऑप्शन सी में है बिहार और ऑप्शन डी में है दमन और दीव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दमन और दीव। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है। ऑप्शन ए में है अस्पृश्यता, ऑप्शन बी में है जातिवाद, ऑप्शन सी में है आतंकवाद और ऑप्शन डी में है दहेज प्रथा। तो इसमें वैश्विक समस्या कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी आतंकवाद। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है। ऑप्शन ए में है मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी में है राष्ट्रपति और ऑप्शन सी में है संसद और ऑप्शन डी में है सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों, ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सर्वोच्च न्यायालय, क्योंकि भारत में जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 61वें अनुच्छेद के तहत। दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के पास
लोकसभा के बराबर अधिकार हैं। और 4 ऑप्शन है कटौती प्रस्ताव में, या फिर नई अखिल भारतीय सेवा बनाने के मामले में, फिर सी नंबर ऑप्शन है संविधान के संशोधन में, और ऑप्शन डी में है सरकार के निष्कासन में। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान के संशोधन में। यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के बराबर अधिकार किस में है? संविधान के संशोधन में। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए में है 1628 में, ऑप्शन बी में है 1664 में, ऑप्शन सी में है 1600 में, और ऑप्शन डी में है 1602 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1600 ईस्वी में। ये भी प्रश्न बार बार रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि भारत का उष्णकटिबंधीय वन संशोधन संस्थान डैश में स्थित है। ऑप्शन ए में है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी में है जबलपुर, ऑप्शन सी में है हैदराबाद, और ऑप्शन डी में है देहरादून। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जबलपुर। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा गैस पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? ऑप्शन ए में है तेल, ऑप्शन बी में है पेट्रोल, ऑप्शन सी में है वायु, और ऑप्शन डी में है कोयला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वायु। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मेरे साथ साथ आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलिएगा। तो नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन बी में है अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी में है अनाज की उपज, और ऑप्शन डी में है हरित क्रांति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लोबल वार्मिंग। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्तवाहिका में होती है? ऑप्शन ए में है सीरा, ऑप्शन बी में है धमनी, ऑप्शन सी में है कोशिका, और ऑप्शन डी में है ये सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का वजह से अम्ल वर्षा होती है? यानी कि निम्नलिखित में से किस गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, SO2 एवं NO2। फिर अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 0.5 ppm। फिर इसी प्रकार से देखेंगे अगले प्रश्न को, तो निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय से अधिक पोषक स्तरों को ग्रहण कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मेढक। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय माध्यम में पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को शीघ्रता से मुक्त करेगा? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में दिया है ये सभी, ऑप्शन बी में है नाइट्रेट, ऑप्शन सी में है फॉस्फेट, ऑप्शन डी में है नाइट्राइड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ये सभी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है? ऑप्शन ए में है समताप मंडल, ऑप्शन बी में है आयन मंडल, ऑप्शन सी में है क्षोभ मंडल, और ऑप्शन डी में है मध्य मंडल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयन मंडल। आयन मंडल में ही रेडियो तरंगें संचरित होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कार्बोनिक अम्ल है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3COOH। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है। ऑप्शन ए में है सीसा कक्ष प्रक्रिया से, ऑप्शन बी में है हैबर विधि से, ऑप्शन सी में है ओस्टवाल्ड विधि से, और ऑप्शन डी में है संपर्क विधि से। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हैबर विधि से। फिर आज का 24 नंबर प्रश्न है कि सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। ऑप्शन ए में है हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से देखेंगे अगले प्रश्न को, तो प्रश्न है कि निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन ए में है मैक्स प्लांक, ऑप्शन बी में है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन सी में है मैरी क्यूरी, और ऑप्शन डी में है आइजक न्यूटन। तो
तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मैरी क्यूरी। यानी कि मैरी क्यूरी को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सौभाग्य। इसी प्रकार से देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को, तो ये प्रश्न रीजनिंग से है। तो प्रश्न है कि उचित आकृति का चयन करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये चित्र किस पैटर्न को रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे जो डबल बिंदु है इसको देखेंगे तो यहाँ पे एक डाउन होकर के यहाँ पे नीचे आ गया है, फिर एक डाउन होकर के यहाँ पे आ गया है। यानी कि इस प्रश्न का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आंसर देखा जाए तो इस पैटर्न में ये जो बिंदु है इसको यहाँ पे होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के डैश जिले में नागी बांध स्थित है। ऑप्शन ए में है जमुई, ऑप्शन बी में है लखीसराय, ऑप्शन सी में है नवादा और ऑप्शन डी में है बांका। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जमुई। यानी कि जमुई में ही नागी बांध स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन स्टॉप सेंटर योजना किस रूप में जाना जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सखी केंद्र के रूप में। फिर अगला प्रश्न है कि कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइड स्पीच का युद्ध लड़ा गया था। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होते रहता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे तो निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल खिताब जीता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईगा स्वीपाटेक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनेस्को के बाल अधिकार अधिनियम के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्त किया गया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयुष्मान खुराना को। फिर अगला प्रश्न है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए में है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी में है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी में है स्वामी दयानंद सरस्वती और ऑप्शन डी में है महात्मा ज्योतिराव फुले। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। फिर अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, शून्य हो जाता है या फिर बढ़ता है या फिर घटता है या फिर नियत रहता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बढ़ता है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पिच्छकारी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि मूली एक रूपांतरित डैश है। यानी कि मूली एक रूपांतरित फल है या फिर जड़ है या फिर सी में है तना, ऑप्शन डी में है पत्ती। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जड़। फिर नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। ऑप्शन ए में है सांख्यिकी, ऑप्शन बी में है अनुवांशिकी, ऑप्शन सी में है जैव विकास और ऑप्शन डी में है शरीर क्रिया विश्लेषण। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुवांशिकी। फिर अगला प्रश्न है कि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को। फिर अगला प्रश्न है कि पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम 11 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। तो यहाँ पे ये मैथ का प्रश्न है। तो प्रथम 11 यानी कि फर्स्ट देख लेंगे 1 और लास्ट में देख देंगे 11, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 12 हो जाएगा। और माध्य पूछा है तो 2 से भाग दे देंगे तो कटाएंगे तो 6।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6। फिर अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का चयन कीजिए। B2C D2, फिर एरो का चिन्ह देकर दिया है BCD4, फिर B5CD, फिर B6D। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी B3D। फिर अगला प्रश्न रीजनिंग का है कि यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए और दक्षिण पश्चिम पूर्व बन जाए, इसी प्रकार अन्य भी तो दक्षिण क्या बनेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण बनेगा उत्तर पूर्व। फिर अगला प्रश्न है, आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा दिन होगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गुरुवार। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन करें। एक पेड़ में हमेशा होता है जड़, या फिर फल, या फिर शाखाएं, या फिर पत्ते। तो ऑप्शन इसका ए सही होगा, जड़ें। यानी कि बिना जड़ के पेड़ हो ही नहीं सकता। फल तो आप लोग देखते हैं उसका टाइम टू टाइम वो आता है और फिर चला जाता है, पत्ते का भी वही हाल है, इसलिए सही जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए में है झारखंड, ऑप्शन बी में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी में है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी में है छत्तीसगढ़। तो इसका सही जो होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। फिर अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ऑप्शन ए में है अधिकारों से संबंधित प्रावधान, ऑप्शन बी में है उद्देशिका, ऑप्शन सी में है एकीकृत न्यायपालिका, ऑप्शन डी में है संसद से संबंधित प्रावधान। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उद्देशिका, या फिर जिसको हम लोग प्रस्तावना भी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने के निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, महिला समृद्धि योजना। फिर आज का 50 नंबर प्रश्न है कि 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूएई के द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित थे? ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कुषाण वंश। फिर अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 100 दिन का। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए में है सादिक अली समिति, ऑप्शन बी में है दिलीप सिंह भूरिया समिति, ऑप्शन सी में है पीके थुंगन समिति, ऑप्शन डी में है डूमरलाल बैथा समिति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पीके थुंगन समिति। फिर अगला प्रश्न है कि पुष्यमित्र सिंह द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बृहदत्त। और इसको डायरेक्ट भी प्रश्न ऐसे भी करता है कि अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो बृहदत्त। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है कि टोबा झील स्थित है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुमात्रा में। फिर अगला प्रश्न मैथ का है कि दो अक्षतापूर्ण यानी कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1/2। फिर अगला प्रश्न, ये भी प्रश्न मैथ का है, यदि यानी कि ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है, यदि ए और बी किसी काम को मिलकर 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए ये ए हो गया और ये बी हो गया, और बोल रहा है कि ए द्वारा किसी काम को करने की गति बी से आधी है, यानी कि मान लीजिए बी से आधी है,
तो यहाँ पे 2 वर्क कर रहा है और ए एक वर्क कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ए द्वारा किए गए काम जो है बी से आधी है, तो बी से आधी हो जाएगा। और यहाँ पे बोल रहा है कि ए तथा बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं, यानी कि ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 18 दिन। तो हम यहाँ पे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे। तो टोटल वर्क निकालने के लिए 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 में 18 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में पूछ रहा है कि ए अकेला उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। तो ए का कार्य एफिशिएंसी कितना है, 1 है, तो इसमें 1 से भाग दे देंगे, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 54। तो 54 दिन देखेंगे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है 54 दिन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसी प्रकार से 58 नंबर प्रश्न जो है ये भी प्रश्न रीजनिंग का है। तो प्रश्न है कि P गुणे Q का मतलब Q P का पति है, उसी प्रकार P प्लस Q का मतलब Q P का भाई है, उसी प्रकार P प्लस Q का मतलब P Q का पिता है, तो P माइनस Q का मतलब P Q की माता है। तब निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक A D की नानी को व्यक्त करेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न को। तो प्रश्न है कि एक दिन में घड़ी की सुइयां आपस में कितनी बार मिलती हैं। तो ऑप्शन ए में है 21 बार, ऑप्शन बी में है 22 बार, ऑप्शन सी में है 24 बार और ऑप्शन डी में है 20 बार। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 22। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि अनुच्छेद डैश के तहत संविधान चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने की बाध्य करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 324, यानी कि अनुच्छेद 324 के तहत जो है चुनाव आयोग संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराने के लिए बाध्य करता है। फिर अगला प्रश्न मैथ का है। एक जलाशय घनाभ के रूप में है जिसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जल स्तर 15 मीटर नीचे चला जाता है, तो जलाशय का चौड़ाई क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 मीटर। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि 52 पत्ते की एक अच्छी तरह फेंटी गई ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है। चित्र वाले ताश के पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3/13। फिर अगला प्रश्न है कि 30 मीटर कपड़ा बेचने पर एक व्यक्ति को 6 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 20%। फिर इसी प्रकार से अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि एक संख्या 6 है तो अन्य संख्या कौन सी होगी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 8। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। तो प्रश्न है कि एक व्यक्ति के पास यात्रा के दैनिक व्यय के लिए 360 रुपया है। यदि वह अपनी यात्रा 4 दिन बढ़ाता है तो उसे अपनी दैनिक व्यय 3 रुपया की कटौती करनी पड़ती है, तब उसके यात्रा की व्यावसायिक यानी कि वास्तविक अवधि क्या होगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 दिन। फिर अगला प्रश्न है कि यदि √4x + 9 + √4x - 9 बराबर 5 + √7 है तो x का मान क्या होगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं इसको पुट कर देंगे x के स्थान पे, तो जो 5 + √7 के बराबर हो जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 4। बाकी आप लोग 4 को पुट करके देख सकते हैं। फिर ये मैथ का प्रश्न दिया गया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर 71 तक मैथ का प्रश्न है। इसको बाकी ये काफ़ी सिंपल प्रश्न है। यहाँ पे कुल स्टाफ को दर्शा रहा है, यानी कि ये पूरा डायग्राम जो है कुल स्टाफ को दर्शाएगा, और इसमें जो ब्लैक वाला है ये महिला को दर्शाएगा और वाइट वाला ये पुरुष को दर्शाएगा।
फिर उसी प्रकार से ये अधिकारी का है, फिर उसी प्रकार से ये लिपिकीय स्टाफ का है, फिर ये गैर अधिकारी का है। अब नीचे इससे रिलेटेड प्रश्न को दिया गया है। तो प्रश्न है कि कुल स्टाफ में महिलाओं का प्रतिशत क्या होगा। तो ये प्रश्न काफ़ी सिंपल है, बाकी आप लोग बना सकते हैं। इस प्रश्न का मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 20.96%। फिर अगले प्रश्न है कि अधिकारी वर्ग में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 77.27। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि लिपिकीय स्टाफ में पुरुष एवं महिला कर्मचारियों में अंतर क्या होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 160। उस डायग्राम से ही ये सारे क्वेश्चन को बनाया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर क्या है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 70। फिर अगला प्रश्न है कि कुल स्टाफ और पुरुषों महिलाओं सन्निकट अनुपात क्या होगा। पुरुष एवं महिलाओं के सन्निकट अनुपात, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 49:30। फिर इसी प्रकार से देखेंगे 72 नंबर प्रश्न को। तो संख्या श्रृंखला को पूरा कीजिए। 5 है, फिर 10 है, फिर 15 है, फिर 25 है, फिर 40 है, इसके बाद क्या आएगा। यानी कि देखना है हमको कि इसके बाद कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पे 5 और 10 के बीच के डिफरेंट देखेंगे तो 5 होगा। फिर 10 और 15 के बीच के देखेंगे तो 5 होगा। फिर 15 और 25 के बीच देखेंगे तो 10 होगा। और फिर 25 और 40 के बीच देखेंगे तो 15 होगा। तो देखेंगे यहाँ पे ऐड करते जा रहा है, यानी कि 5 और 5 को ऐड करेंगे तो 10। तो 10 इस बार 10 का डिफरेंट निकाल दिया। उसी प्रकार से 10 और 15 को ऐड करेंगे तो 25 होगा। और फिर 40 में 25 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 65। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि 40 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में श्याम का बाईं ओर से 13वां स्थान है तथा मीना का दाईं ओर से 9वां स्थान है। तो श्याम और नीखा के बीच कितने विद्यार्थी हैं यदि नीखा मीना के बाईं ओर से चतुर्थ स्थान पर है। तो ये प्रश्न सीटिंग अरेंजमेंट का है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14। फिर अगला प्रश्न है कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। यानी कि भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1954 में। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एड्स। यानी कि आप लोगों को पता ही है कि एड्स जो है HIV के कारण होता है। फिर अगला प्रश्न है कि आलू का कंद एक रूपांतरित डैश है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तना। फिर अगला प्रश्न है किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोरियोलिस बल के कारण। फिर अगला प्रश्न है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। फिर अगला प्रश्न है कि वर्गीकरण की आधारीय इकाई है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जाति। फिर नेक्स्ट प्रश्न रीजनिंग का है। तो प्रश्न है यानी कि यहाँ पे कौन सा, यानी कि 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। तो इसको देखेंगे, ये 1 नंबर पे है। फिर 1 और 2 को माइनस करके फिर ये 3 नंबर पे आ गया। फिर यहीं से देखेंगे तो 1 2 3 को माइनस करके ये 4 नंबर पे आ जाएगा। फिर 4 को माइनस करके 5 नंबर पे आ जाएगा। इसी प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 81 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। तो प्रश्न है कि निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़े हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, रिड्यूज, रीयूज, रिसाइकल।
फिर अगला प्रश्न है कि एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? तो सही जवाब होगा एसिटिक सैलिसिलिक अम्ल। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि कुलांगर शब्द के उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति। फिर अगला प्रश्न है, तो प्रश्न है कि उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, उबटन का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वैमनस्य। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नाव का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तड़ाग। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा विलोम शब्द युग्म अनुपयुक्त है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर का फिर अंदर दिया है, अंतर का अंदर, तो यही गलत है। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, परिमित। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लुप्त। फिर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परिणति। फिर किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची हैं? तो 4 ऑप्शन को देखेंगे तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देव, सूर और अमर। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से बसंत का पर्यायवाची नहीं है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कालानाथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से धनुष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सारंग। फिर अगला प्रश्न है कि गौरव शब्द का विलोम क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, लाघव। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि आगम शब्द के अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है? यानी कि आगम शब्द के अनेकार्थी शब्द को चुनना है। तो इस 96 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आना, ज्ञान और शास्त्र। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द होगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पासीचक। फिर अगला प्रश्न है कि तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश का गठन किस वर्ष किया गया था? यानी कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किस वर्ष किया गया था भाषाई आधार पर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1952। फिर अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्लाह रखा। फिर अगला प्रश्न है कि पुस्तक हुमायूं नामा किसने लिखी थी? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए जय हिंद।